अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अली हैदर। अब आपको बताएं कि पोलिंग का आगाज़ जब से हुआ है उसके बाद से लेकर 24 न्यूज़ आपको अपडेट्स भी दे रहा है, जो कि हैपनिंग्स है वहाँ की उससे भी आपको आगाह कर रहा है। हम नाज़रीन कोशिश करेंगे इस ट्रांसमिशन में इलेक्शन के ऊपर एक तजिया का सिलसिला भी रखें, तजियाती बातें भी होती रहें, गुफ्तगू ऐसी हो कि जिससे हम कुछ हासिल कर सकें। और ख़ास साथ जो अपडेट्स हैं, हमारे जो सहाफ़ी साथी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम मुख्तलिफ इलाकों की अपडेट्स भी लेते रहें। और साहिद साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ उनसे जान लेते हैं। मैं चाहूँगा पहले वहाँ से आगाज़ करें ताकि हमें वहाँ के जो अभी के हालात हैं वो पता चलें। फिर आपको मैं बताऊँ कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब भी होंगे, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आपका जो सब्जेक्ट है उसको वहाँ पर पढ़ाते भी हैं। बहुत शुक्रगुजार डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। सर मैं आपकी तरफ आऊँगा, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है इलाके की, ज़रा वादी की, वो जान लें। और साहिद साहब, पोलिंग का जब आगाज़ हुआ और कुछ शिकायत आपको भी थी इलेक्शन कमीशन से, वो शिकायत पहले बताइएगा दूर हुई क्या? अब मीडिया को रसाई है उन तमाम वैलिड सोर्सेज तक जहां तक होनी चाहिए थी? जी अली, बिल्कुल। आज भी जब हम जहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले यहाँ पे सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए जिनसे चैनल 24 ने एक्सक्लूसिव बात भी की। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आए, फिर जीओसी मरी आए। एक ही सवाल था सबसे कि मीडिया को इजाज़त नहीं है, मीडिया को कम पासेस जारी हुए और अगर पासेस दिए भी गए हैं तो एक्सेस नहीं है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है। बड़ा मज़े का यहाँ पे माहौल बना हुआ। अली, इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको दो लोगों से, दो फर्स्ट कज़न से मिलवाना चाहूँगा। एक पीटीआई के साथ है और एक पीएमएलएन के साथ हैं। दोनों नजरियाती इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, वैसे बड़ी दोस्ती है, उस पर हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप दोनों फर्स्ट कज़न हैं? जी बिस्मिल्लाह। हम दोनों आपस में मामूजाद हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं तो और मैं इसकी फूफो का बेटा हूँ। तो वोट तो हमेशा फैमिली के बड़े डिसाइड करते हैं, ये क्या ये होगा? बात तो सही है कि हर बंदे की मौजूदा दौर पे, इस दौर में आपको पता है कि हर बंदा पढ़ा लिखा, उसको बेहतर पता है कि वो अपने बारे में बेहतर बता सकता बड़ा है। करते, लेकिन आपकी पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे? सर यही आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो यूथ है वो निकल रही है। यहाँ हमारी कोई फैमिली में कोई इज्म की सियासत नहीं कर रहे। मुझे जो पसंद है मैं अपने लीडर को बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा हूँ। कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? कन्वेंस किया लेकिन इन्होंने नहीं माना। जैसे मैं इनसे कन्वेंस नहीं हुआ, मैं छोटा था इसलिए मुझसे कन्वेंस नहीं हो तो सके। आप इनको नहीं कन्विंस कर पाए? आप देखें, ये आपसे छोटे हैं। जी तो आप क्यों नहीं पर ये देखें, मौजूदा दौर में आपको बता चुका हूँ ना कि इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं, हर बंदे को रायशुमारी का अपनी आज़ादी का हक हासिल है, जो जिसको चाहे वोट डाल सकता है, कोई किसी पे पाबंदी। बिल्कुल अली, देखा आपने, फर्स्ट कजन हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई के आने के बाद यहाँ पे ये जो हालात हुए हैं शहरों में, ख़ास तौर पे देहातों में भी इस तरह का कम है। शहरों में जो फैमिलीज़ हैं वो डिवाइडेड उस तरह से तो नहीं, नज़रियाती तौर पे डिवाइडेड हैं। कल भी जब हमारी लोगों से बात हुई, वालिदैन कहीं और वोट दे रहे हैं मुजफ्फराबाद शहर में, बच्चे कहीं और दे रहे हैं। एक कज़न एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, दूसरी को और सपोर्ट कर रहा है। आपके साथ मजीद बात करेंगे और कुछ अभी है वहाँ के वो भी जानेंगे। मुझे पता है कि आपके पास यू मस्ट बी हैविंग अ लोड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करेंगे। हमारे और नुमाइंदे और हमारे साफी साथी रजा खरल साहब कोटली में इस वक्त मौजूद हैं। जी रजा साहब, पोलिंग यहाँ पर क्या वक्त पर इसका आगाज हो चुका था और सब कुछ स्मूथ जा रहा है अभी? जी, पोलिंग यहाँ पे वक्त पे नहीं शुरू हुई थी, पोलिंग थोड़ी लेट हुई, बल्कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे 20 मिनट कहीं 30 मिनट बाद अमला पहुँचा है और अमले ने फिर डिस्प्ले किया जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो कह लें 9 बजे भी और 9 से थोड़ा पहले भी। और ये सूरत हाल रही है यहाँ पे कोटली में, कोटली शहर में ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। कोटली शहर के इर्द गिर्द भी कुछ सूरत हाल ऐसी है, वहाँ हलचल ज़्यादा है, वहाँ पे जोशो खरोश ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जो देहात के इलाके या नीम देही इलाके, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पायलट हाई स्कूल वाला जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे 2 वार्ड्स की पोलिंग हो रही है और साथ ही एक और पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग हो रही है। और इन पोलिंग स्टेशन में एक जोश व खरोश नज़र आ रहा है, वलवला नज़र आ रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज़म मुझे कंपैरेटिवली शहर के दीगर इलाकों से ज़्यादा नज़र आया है। 3-4 पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम है यहाँ की, पीएमएलएन है, पीटीआई है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो मिलकर कर रहे हैं कंटेस्ट यहाँ पे, और तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ साथ हैं। तीनों के ही जो एजेंट्स बैठे हुए हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, एक्टिविस्ट जो हैं वहाँ पे, और
नंबर्स और वोटर्स लिस्ट जो नंबर्स हैं वो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं अपने वोटर्स को, अपने अपने हल्का अहबाब को। वो काफ़ी दिलचस्प इस लिहाज से है, पिछले कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी खून खराबा हुआ था। तो मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो 2006 के इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में, और कहते हैं कि यहाँ पे मर्डर भी हुए थे, लेकिन इस बार सूरत हाल कंपैरेटिवली बल्कि आउटराइटली मुख्तलिफ है। जी आप थोड़ा बताइए अपने एक्सपीरियंस जो 2006 के हैं। सर ये जो 2006 का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप खड़े हुए हैं कोटले ज़ात कश्मीर में, यहाँ पे ऐसा लड़ाई हुई थी, यहाँ पे फायरिंग हुई थी जो हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखी है। लेकिन अब इसकी निस्बत अभी आप देख लें, रेंजर्स के आने से, फ़ौज के आने से यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी आज़ादाना तौर के ऊपर अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। लेकिन बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट जा रहा है और तमाम ही जो पोलिंग एजेंट्स अंदर बैठे हुए हैं, खुशी खुशी यहाँ पे पोलिंग हो रही है। और तमाम ये जो हमारे वज़ारत दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला जो हैं चौधरी के निसार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस तमाम सिचुएशन को हैंडल किया और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया। थैंक यू। जिस तरह ये बात कर रहे हैं मोहतरम के 2006 में यहाँ पे खून खराबा हुआ था, अब हालात और बेहतर हैं और उम्मीद करते हैं कि थ्रू आउट जो पोलिंग का अमल है उस वक्त तक हालात। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ प्रोफेसर साहब। एक तो अभी जो पोलिंग का अमल चल रहा है वो तो ठीक है, अच्छा इस इलेक्शन के पीछे के जो डायनामिक्स हैं कुछ थोड़ा सा वो हम डिस्कस कर लें। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जमहूरियत का एक तो तसल्सल रहा, हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को एक प्रोसेस से गुजरने की एक आदत भी है, उनको तरीका भी उसका पता है। लेकिन सर जो तनकीद की जाती है, नाकदीन जब तनकीद करते हैं या फिर चूँकि IR आपका सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से तनकीद आती है दैट दिस वेरी रीजन इट शुड बी गिवन मोर पावर्स, और थोड़ी सी ऑटोनमस होना चाहिए, थोड़ी और ख़ुद मुख्तारी होना चाहिए। जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं उसके ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि वो सब पे सब हटा लिए जाएं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इस पर बिल्कुल भी आप उसको आज़ाद नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है इनके इलेक्शन का, या जो इनके यहाँ जो हुकूमत का जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री है? देखें, अगर इसको हम कंपेयर करें जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह जो एट्रॉसिटी और जो जुल्म बर्बरियत हो रही है वहाँ पे, तो आपको फिर दिखाई देगा कि आज जो कश्मीर के लोग हैं वो अपना जो सबसे बड़ा सियासी हक है वो बड़ी आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों वाज़ेह फ़र्क है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑटोनॉमी के हवाले से, देखें कश्मीर में शुरू में 47 में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो कश्मीर चूँकि डिस्प्यूटेड एक इलाका था और फिर UN की रेजोल्यूशंस भी आई इस पर। हमारा स्टांस हमेशा यही रहा, वहाँ पे 50s में तो ये था कि एक कमेटी के ज़रिए वो निज़ाम चलाया जाता रहा, और अयूब खान ने जब बेसिक डेमोक्रेसीज़ का निज़ाम दिया तो फिर उसी तरह से जो बेसिक डेमोक्रेसी के जो मेंबर्स होते थे वही जो एक कमेटी कौंसिल थी जी उसको इंतखाब करती थी। लेकिन मिड 70s के बाद तो बाकायदा वहाँ से जिसको आप कहते हैं ना पार्लिमानी डेमोक्रेसी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीरीज जो है वो कंसेक्यूटिव अपने, अब देखें ये 12वें प्राइम मिनिस्टर होंगे जिसका वो इंतखाब करेंगे, और इससे पहले 11 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के। तमाम सियासी पार्टीज़ को पूरी आज़ादी है। वो कैंपेन थोड़ी सी ये वायलेंट रही पिछले दिनों, और इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगते रहे। नून लीग ने इल्ज़ामात लगाए, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे भी उस पार्टी की, उन्होंने नून लीग पे इल्ज़ामात लगाए। वो कहा गया खालिस्तान मकामी है, वो उनके बरादरी के डिस्प्यूट्स और लोकल है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कश्मीर में देख लें कि उनका एक अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली है जिसके ये आप देखेंगे कुल कोई 50 के करीब 49 के मेंबर्स हैं, और पूरा जो निज़ाम हुकूमत है वो कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से इंतख़ाबात के ज़रिए उनको ये मौका मिलता है। और न सिर्फ ये कि असम्बली मौजूद है जो कि कानून साजी कर सकती है वहाँ के लिए, उनके लिए एक आज़ाद अदलिया का तस्वुर मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, लोअर कोर्ट्स मौजूद हैं, फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड है, फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल होती है। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीरी जो हैं वो बिल्कुल आज़ादी के साथ और तसल्सल के साथ जम्मू कश्मीर भी तो ऊपर बैठी हुई है ना सर, उसका जॉइंट सेक्रेटरी तक हिदायत जारी कर रहा होता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ की गवर्नमेंट को। तो कुछ थोड़ी चीजें जो है वो हमने रखी हुई हैं। देखिए ये आपने अली बिल्कुल ठीक सफोकेटेड है। एक कमेटी है जिसमें ज़ाहिर है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स हैं, काफ़ी पावर्स, कुछ नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं,
ग़ालिबन को 5 के करीब नुमाइंदे तो उनकी तरफ से होते हैं। लेकिन उसमें यह कि सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जैसे आपने कहा कि कश्मीर अफेयर्स में हमने अपना एक हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है जो उन अफेयर्स को देखती है, लेकिन उसका मकसद ये था कि हेल्प आउट किया जाए वहाँ के जो इश्यूज़ हैं। देखिए कश्मीर में ठीक है सियाहत कह लें और भी उनके पास रिसोर्स होंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स होती हैं, तो इस कमेटी का मकसद भी यही था कि इस कमेटी में न सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं बल्कि कश्मीर प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो एक कोऑर्डिनेशन है दोनों के दरमियान। ठीक है, चलिए एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं सर, और जब वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो जो अब तो हमने एक तनकीदी जायजा लिया ही इसका, लेकिन जो सियासत है वहाँ की, जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट उनकी है, मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर PTI पहली दफ़ा अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मैं प्रोफेसर साहब से उसके बारे में भी बात करूँगा। अच्छा, जो हमारे सहाफ़ी भाई इस वक्त मौजूद हैं उन इलाकों में, मैं उनको भी बता दूँ कि थोड़ी ही देर में जी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे, क्योंकि असल जो रिपोर्टिंग है वो आप कर रहे हैं, असल हालात हमें आप बता सकते हैं, हम यहाँ बैठ कर सिर्फ बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हाजिर हैं जनाब, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर चलते हैं मुजफ्फराबाद। ऑन साहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पर मौजूद हैं। जी ऑन साहिद साहब, अब ये पोलिंग का अमल चूँकि अब जारी है और बड़ी स्मूथली जारी है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर एक वजह ये भी शायद है कि फ़ौज मौजूद है, आर्मी की प्रेजेंस की वजह से जो हमने लास्ट इलेक्शन में भी देखा था, कुछ लोग जान से भी गए थे, यहाँ तक फसाद, यहाँ तक जो है वो मसाइल पहुँच चुके थे। तो अब ये वाकई स्मूथली है, जारी है, कोई ऐसा वाक़या अब तक मेरे ख्याल नहीं हुआ? जी अली, अभी तक तो पुरस्कून इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं जहाँ पे जो है पोलिंग सुस्त भी है, कुछ छोटे मोटे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की सिक्योरिटी है। हमारी आर्मी सोर्सेज से बात हुई, हमारी पुलिस के ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा पहली दफ़ा है कि आज़ाद कश्मीर में इस लेवल की 4 टियर पुलिस की जो है सिक्योरिटी और 4-5 टियर आर्मी की सिक्योरिटी है। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि कौन से एलिमेंट्स हैं इसकी पॉलिटिक्स में जो इसको, अब देखिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ की जो है लिटरेसी रेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉलिटिक्स देखें शहर एक दो को छोड़ के तो बरादरी सबसे अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ नॉर्थ फ़ारूक फैसल साहब, जो कि पिछले 10 दिनों से मुजफ्फराबाद में हैं। इनसे भी पूछते हैं और जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, डिसाइसिव फैक्टर्स हैं जो मुजफ्फराबाद या आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में वो डिसीजन लेते हैं। बरादरी क्यों है, हालांकि लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, लोग कबीलों और बरादरियों में तो तकसीम ही है और ये बहुत कोर फैक्टर है यहाँ की पॉलिटिक्स पे। और आप ऐसा है कि अगर मुजफ्फराबाद में अगर एक बरादरी है और उसकी बरादरी जो है वो अगर बाग में है या कहीं कोई रट्टा में है, तो ये ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं कि भाई मुझे कोई रट्टा में वोट दिलवाओ और मैं आपको यहाँ पे दिलवाऊंगा। इसमें ये कोई गर्ज नहीं है इनको कि आया ये किस पार्टी से हैं, ये एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी के साथ। आप कह रहे हैं कि जो बरादरी है वो पार्टी से ऊपर है, और यहाँ पे जो बरादरी है वो अगर वहाँ पे उसको कोई रट्टा में 1000 वोट डलवाएगा तो उसकी जो यहाँ पे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पे वो चाहे वो किसी भी पार्टी का, बरादरी उसकी का होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ मुजफ्फराबाद का बता देता हूँ कि यहाँ पर वज़ीर ख़जाना जो है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है और वो उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं फ़ारूक हैदर, 2011 के इलेक्शन में दोनों ने एक दूसरे के साथ मायदा किया हुआ था। एक मुस्लिम लीग नून का सदर था, दूसरा पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था कि तुम मेरे हलके में अपनी बरादरी का वोट दिलवा, मैं अपने हलके में तुझे अपनी बरादरी का वोट दिलवाऊंगा। तो ये एक बहुत बाइंडिंग, बहुत मेन फैक्टर है, पहला फैक्टर जो यहाँ पे बरादरी के है। तो बरादरी है क्या ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या पावर? क्योंकि अभी कह रहे हैं जी कि पिछले 5 साल जाटों के थे तो अब राजपूतों के हैं और राजपूत अलायंसेस बन रहे हैं मुख्तलिफ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये जाहिर है कि यहाँ पे ये फैक्टर काउंट करता है, गुज्जर काउंट करता है, सुद्दन काउंट करता है, राजपूत काउंट करता है, सारा काउंट करता है। लेकिन इसके साथ साथ अब जैसे जैसे शोर बढ़ता जा रहा है, अभी हमने देखा यहाँ पर कि इस पॉलिटिक्स में, इस इलेक्शन में कुछ ऐसा भी सामने आया, जब से PTI सामने आई है उस फैक्टर के तहत जो हमने पाकिस्तान में देखा था कि फैमिलीज़ में थोड़ा सा आया है कि माँ किधर दे रही है, बाप किधर दे रहा है, बेटा किधर दे रहा है। तो यहाँ पे भी वो शहरों में, दही इलाके में नहीं, शहर में ये कल्चर जो सामने आया है। और फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो बरादरी के बाद जो फैक्टर जो है वो यहाँ के आज़ाद कश्मीर की सेक्टर हमेशा ये देखता है इस्लामाबाद की तरफ, कश्मीर कौंसिल की तरफ, वजारत अमूर कश्मीर की तरफ।
कि भाई वो उधर फेडरल हुकूमत कौन बैठी हुई है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की अपनी मीशत, पूरी अपनी मीशत उस तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि इसे वफाक से फ़ंड लेने होते हैं अपने निज़ाम के अमूर चलाने के लिए भी, तो वो फैक्टर भी बड़ा काउंट करते हैं। फारूक साहब, आज़ाद जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे आप देखें बहुत मुजालम भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा है कल भी यौम स्याह था, एक बहुत छोटा सा जो है मुजाहरा हुआ, तो क्या एक डी लिंक है जो लोकल पॉलिटिक्स का है उसको वो जो है आज़ाद जम्मू जो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी बेसिस पे मैं नहीं देख रहा कि कोई यहाँ पे वोट मांग रहा हो कोई पार्टी। देखें, पॉलिटिक्स में डिटेरिएशन हो गई है, अब वो लोग नहीं रहे, वो कदावर लोग नहीं रहे कि अगर आप आज़ाद कश्मीर की सियासत को देखें, जिन लोगों ने इस रियासत को आज़ाद करवाया था, रईसुल अरार गुलाम अब्बास, जिन्होंने कायद आज़म के कहने पर नेशनल कांग्रेस से हट के जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उनकी जो नज़रियाती सियासत का जो तसलसल था, मुजाहिद अव्वल, गाजी मिल्लत, खुर्शीद मिल्लत, इनके आपस में इख्तलाफ ज़रूर हुआ, सरदार इब्राहिम का उन्होंने अलग हो गए, वो रियासत के पहले सदर थे। आज उनकी औलाद जो है सिर्फ 2 सीटों पर खड़ी हो रही है। मुजाहिद अव्वल जिसने यहाँ पर तहरीक आज़ादी की पहली गोली चलाई थी, आज उसकी औलाद जो है वो पीटीआई के साथ, जो कहते थे कि हम रियासत की जमात है, आज वो मरकज़ की जमात जो है पीटीआई के साथ बैठ के कर रही है। खुर्शीद मिल्लत KH खुर्शीद साहब जो सदर थे यहाँ के, और इस हालत में फौत हुए कि वो फ्लाइंग कोच के हादसे में उनकी डेथ हुई थी, और सुबह जाके पता लगा कि ये बंदा तो आज़ाद कश्मीर का सदर रहा। आज उसकी औलाद यहाँ इसमें नहीं है। यहाँ के जो कायद आज़म रईसुल अरार गुलाम अब्बास, उनकी औलाद नहीं है, वो स्ट्रेचर ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल, आपने पिछले 2 इलेक्शन में 2 बड़ी पार्टियां आई हैं, और यहाँ पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि नून लीग आई तो वो पैसे लेके आई यहाँ की सियासत में, और पीटीआई आई है तो वो एक हड़र बूंग, और जहाँ पे मेरी कल जो पुलिस से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो सबसे बड़ा मसला हमें आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा नक्शे अमन का जो है वो ख़तरा है, क्योंकि पीटीआई के जो यूथ है वो किसी के सुनती नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो पार्टियां आ रही हैं वो वाला, कल रात भी जब हमने रिपोर्ट की तो कल रात बोरियों के, तिजोरियों के सुना मुंह खुल गया, जो आखिरी जो अपना लोग जोर लगा रहे थे वो पैसे से लगा रहे थे। तो ये जो, और पीटीआई आपने अभी देख लिया, और रात को भी पीटीआई के लोगों ने यहाँ पे लड़ाई भी होने लगी थी। तो ये जो आ रही हैं और नया अपना एक कल्चर लेकर आ रही हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को बेहतर कर रही हैं या ख़राब कर रही हैं? देखिए, ये जो नई पार्टीज आ रही हैं, जो नए करैक्टर्स आ रहे हैं ना, उन्हें जल्दी बड़ी है। वो चाहते हैं कि उनकी जब ज़हन में ख्वाहिश आती है, पॉलिटिक्स में आते हैं, वो शायद हम छा जाएंगे और सारा कुछ हमें मिल जाएगा, सारा कुछ हमारा। ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे जो कबीले हैं, जो पॉलिटिकल रहनुमा है, उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, एक ज़िंदगी नहीं, तीसरी नस्ल लड़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़तेह मोहम्मद करेलवी साहब का पोता जो है, जो 1939 की जो असम्बली के मेंबर थे, आज उनकी नस्ल भी इलेक्शन लड़ रही है, तीसरी चौथी नस्ल लड़ रही है। और ये यूथ आप कह रहे हैं अल्लाह गुल्ला वाली बात, ये समझते हैं कि जैसे हम आएंगे, हम आ गए तो अब सब कुछ हमारा हो गया। वो जल्दबाजी जो है ना, वो आराम से नहीं बैठने देती, उससे वो जो है ये और सब ये पूछिएगा, बल्कि मैं आपसे भी, मेरा सवाल है और यही सवाल फारूक साहब से भी होगा कि पुरानी पार्टियां सारी कहाँ गई, उनका क्या बना? ये ठीक है, एक हम समझते हैं कि पीटीआई आई है, वो एक तब्दीली का नारा लेकर तब्दीली नजर भी आ रही है जो लेकर आना चाह रही है। खैर, पीपल्स पार्टी पहले से मौजूद है, नून लीग भी, तो ये पुरानी पार्टियां, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अब जहां इलेक्शन लड़ रही है, मोस्टली हमने देखा कि इत्तेहाद कर रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ। वो किधर है पुरानी पार्टियां? पुरानी पार्टियां हैं, उनका जो सबसे बड़ा जो मसला है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन समझी जाती थी, मुस्लिम लीग की एक्सटेंशन समझी जाती थी। लेकिन हुआ ये कि जब वो मुस्लिम लीग नून से अलग हुए, जब मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे चैप्टर बन गया, तो वो बेसिकली वहाँ पे सारा जो वहाँ पे जो कश्मीर कौंसिल की बात हो रही है, जो मरकज़ के फैक्टर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, ना तो यहाँ की रिसोर्सेज पे उनकी जो है उनकी ग्रिप है, ना यहाँ के जो लोकल जो रिसोर्सेज जो वहाँ से आने हैं, ना वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर देते हैं। तो ये जो बिग पॉलिटिक्स है, वो यहाँ की छोटी जो स्मॉल पॉलिटिक्स है या छोटी पार्टियाँ हैं, उसको बिल्कुल ख़राब कर रही है। ख़राब मैं नेगेटिव वर्ड में नहीं कर रहा, लेकिन उन पे इम्पैक्ट कर रही है। हम फारूक फैसल साहब से भी पूछते हैं, फारूक साहब, पुरानी पार्टियां जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन वो अब डिमिनिश हो रही हैं, नई पार्टियां जैसे पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, लेकिन जो इंडिजिनस पार्टियां और इतने बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं, सरदार खालिद इब्राहिम हैं, उनको मुस्लिम लीग नून से 1 सीट के लिए इत्तेहाद करना पड़ा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक साहब जो हैं वो अपनी सीट से शायद हार जाएं, बड़ा उनकी 1 आध सीट हो, और इसी तरह जितने अपने अच्छा
और साहब ये मैं चाहूंगा कि बड़ा अहम सवाल आपने किया है, इसका जवाब अभी हम आपसे नहीं ले पाएंगे और मैं चाहूंगा कि जब हम यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद बात होगी जी। पर साहब एक और अहम मसला, ये मसला तो नहीं कह सकते लेकिन कम से कम समझ में, मेरी दानिश में वो चीज़ उतनी नहीं समा रही जितनी बाकी लोग उसको शायद समझ पाते हैं। 12 नशिस्तें आपने महाजर नशिस्तें करार दी और वो पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं। अच्छा, आप मैं अगर गलत हूँ मेरी तस्दीक कीजिएगा, 22 से 24 लाख की आबादी है, वो बाकी की जो है वो 28 नशिस्तें जो है वो उसमें उसको एक्सरसाइज करती है, उसमें वो डिवाइड की गई हुई हैं। अच्छा, ये जो 12 नशिस्तें हैं ये 4 लाख कश्मीरी महाजरों के लिए जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पहली बात तो ये, क्या आपको ये तकसीम ठीक लगती है? और दूसरी बात ये कि क्या ये ज़रूरी है? आप देखें ना, ये जो कश्मीरी भाई हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं, ये ना तो उन इलाकों में होते हैं ना कभी जाते हैं, और ऐसे भी हैं जो जिनकी दूसरी नस्ल है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती है, या तीसरी नस्ल, उनका तो खैर एक ताल्लुक भी ख़त्म हो चुका होता है अपने मकामी इलाकों से। तो क्या ये ठीक है, ये तरीका ठीक है? देखिए, इस लिहाज से तो ठीक है कि जो नुमाइंदगी है, अब जैसे अगर 12 नहीं बल्कि एक और शामिल कर लें, चूँकि एक सीट जो रिजर्व्ड है उनमें से ओवरसीज़ की भी है जी, तो जो कश्मीरी बाहर सेटल्ड हैं, जिसको आप इमिग्रेंट्स कहते हैं, खुसूसन पाकिस्तान में हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं, चारों सूबों में हैं, तो जाहिर है कि उनको भी ये हक़ है कि उनकी भी नुमाइंदगी हो। जैसे अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जो पाकिस्तान में हो तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, और कोर्ट्स में भी ये मामला है इस वक्त कि उनको भी ये राइट टू वोट होना चाहिए चूँकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई कबाहत नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि जो डिलिमिटेशन जो होती है, मसलन टोटल जो वोट्स है वो कुछ तकरीबन आप यूँ कह लें कि कुछ 27 लाख के करीब है टोटल वोट जो है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 29 सीट्स जो कि प्योर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, उसमें 29 सीट्स डिवाइड की गई हैं। 12 सीट्स जो हैं आपने जैसे कहा कि 10 वो जो हैं ये जो यहाँ सेटल्ड हैं उनके लिए हैं। फिर कुछ 5 ख़वातीन की नशिस्तें भी हैं जो कि रिज़र्व्ड हैं, जो बाद में जब असम्बली मुकम्मल हो जाएगी तो ये मुंतखब करेंगे। और इसी तरह से उलमा मशाइख की भी एक सीट है, एक टेक्नोक्रेट की भी है। तो कंपोजिशन पे तो कोई इतना इशू नहीं है, ना कभी किसी ने कोई बड़ा इतराज़ किया है। ये बात दुरुस्त है जो भी बात हो रही थी कि जो इतफाक़ से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि यहाँ कई दफ़ा मरकज़ में एक और सियासी जमात हुकूमत में होती है तो सूबों में कई दफ़ा कोई और पार्टी होती है। ये 80 से चल रहा है। जैसे पीपल्स पार्टी मरकज़ में आती थी तो सूबे पंजाब में हमेशा मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट्स रही है। आज आप देख लें कि सिंध में पीपल्स पार्टी है, KPK में जो है वो PTI है। कश्मीर में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ रहा, वहाँ इन्फ्लुएंस करती है, जैसे आपने कहा था पॉलिटिकली, जो यहाँ की मेजर पार्टीज़ और खुसूसन जो मरकज़ में हुकूमत में होती है। बिल्कुल, और खुसूसन जो ये जो 12 नशिस्तें हैं इसमें, क्योंकि ये जिस सूबे में, जिस शहर में जिसका इलेक्शन होता है वो वहाँ की जो मकामी पार्टीज़ हैं वो उस पर ज़्यादा असर रखती है। यहाँ तक कि जो 37 जिसको आप LA 37 कहते हैं, जो कि जो लाहौर से है, उस पर तो पिछले 5 साल से वो सीट ही नहीं फिल हो सकी। एग्जैक्टली, उसको वैकेंट रखा गया। तो ये इस तरह के मामला तो इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही थी ना सियासी जमातों के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी सियासी जमातें सिवाय PTI के, पीपल्स पार्टी मिड 70s की पार्टी है कश्मीर में। जैसे कहा गया कि जो प्रेसिडेंट थे खालिद इब्राहिम, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। और जिस तरह शुरू में प्राइम मिनिस्टर बने हमीदुल्ला जो खान साहब थे वो, और उसके बाद फिर कई मौक़ों पे 80s में बेनज़ीर भुट्टो साहब आई तो राठौर साहब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अब जिस तरह अभी जो अब्दुल मजीद साहब हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर में कदीम जो पार्टीज़ हैं उनमें से है। और जैसे आपने कहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर शुरू में जैसे ख़ास तौर पर सरदार अब्दुल कयूम खान ने जो बुनियाद डाली आप कह लें, वो पार्टी पॉपुलर रही। लेकिन रहा ये कि वो हमेशा जब नून लीग इक़्तिदार में होती थी तो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ये सपोर्ट करते थे। एक मौका ऐसा आया लेट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, क्योंकि इस कोशिश करेंगे जब आप वापस आए तो यहीं से इसको गुफ्तगू का हम आगाज़ करें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे जी, तो जो इस वक्त सूरत हाल वादी कश्मीर में है, पोलिंग की वहाँ पे जो हालात हैं, वहाँ की जो सियासत है, उस पर हमारे ब्यूरो चीफ्स वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदे भी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी हाँ जनाब, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। रज़ा खरल साहब मौजूद हैं जी इस वक्त कोटली में। अच्छा रज़ा खरल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर साहब की भी और साही साहब की भी और फारूक साहब की भी। एक चीज़ जो उन्होंने बताई मैं चाहूँगा मैं आपसे भी डिस्कस करूँ। ठीक है, बरादरी सिस्टम वहाँ पर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आई है उसने जो तब्दीली का जो उसका एक नारा होता है, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जी ये नौजवानों को काफ़ी मुतहर्रिक करती है।
तो क्या जिन इलाकों में आप गए वहाँ पे आपने ये देखा कि नौजवान मुतहर्रिक हैं और थोड़े से ओवर एम्बिशियस हैं चीज़ों को लेकर के? फारूक साहब कह रहे थे ना कि जी इनको लगता है कि जुम्मा 4 दिन हुए हैं और अभी इनके पास इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, तो ये कल को जाके फ़ौरन से फ़ौरन कुछ बड़ी तब्दीली लेकर आ जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, ओवर एम्बिशियस भी हैं यूथ, और इस इलाके में भी वो देखने को मिलता है। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो इसका कह लें कि हाई वाटर मार्क इस इलाके का है, वो लिटरेसी रेट है 100% है यहाँ का। तो इस लिहाज से ये कंपैरेटिवली एक बैलेंस्ड एरिया है। पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी है यहाँ पे, सियासी जमातें भी हैं, लेकिन बरादरीज़म भी साथ साथ चल रहा है और एजुकेशन फैक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं पुराने मेंबरान की, और ये बात भी करते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान, इवन पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, यूथ है जो, वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान ने ये फैसला कर दिया कि तब्दीली आएगी, लेकिन क्या 6 बार 7 बार जीतने वाला एक ही उम्मीदवार जिसने तरक्याती काम बहुत कम करवाए हैं वो तब्दीली लेके आएगा? इस तरह के सवाल भी हैं, और इस तरह के सवाल भी हैं ख़ासतौर कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की शनाख्त के हवाले से, कश्मीर की खुद मुख्तारी की बात भी यहाँ पे होती है। जो नई यूथ यहाँ पे है, जो नए यंगस्टर्स हैं, जो बाहर से पढ़े हुए भी हैं, यहाँ की आबादी की एक कसीर तादाद फ़ॉरेन एजुकेटेड भी है, फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी है, जहाँ की वहाँ की पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से वाक़िफ़ भी है। यूके के ख़ास तौर पे जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज़म होता है, या जिस तरह से वहाँ पे राइट्स की बात होती है, सोशल जस्टिस है वहाँ उन ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उनसे भी ये वाकिफ़ हैं और साथ ही साथ पढ़े लिखे भी हैं। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगी ये जो एम्बिशंस हैं इस तरह के, कि जहाँ पे एजुकेशन भी हो, जॉब भी हो, और साथ ही साथ उनकी खुद मुख्तारी और अना की बात भी की जाए। यानी हमें बहुत सारे ऐसे यूथ भी मिले हैं, ऐसे नौजवान भी मिले हैं जो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए हो, तो उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि क्या हम वाकई पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं और किसी और जगह पे आ चुके हैं। तो ये इस तरह के सवालात हैं जो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस की जब बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स जो, ये मेरे ख्याल में हमारे मैदानी इलाकों के स्टूडेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को जानते हैं ये, और इस वजह से ये सवाल भी इस तरह के करते हैं। बड़े जो हैं वो बरादरी की बात करते हैं, सियासी जमातों की बात करते हैं, जो यूथ है जो नए सवाल भी उठाती है। यानी ये भी कहा जाता है कि ये जो डेवोल्यूशन क्यों नहीं होती भाई, ये सवाल भी उठाया जाता है कि यहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं होते। ये भी सवाल उठाया जाता है कि बल्दियाती इंतखाब होंगे तो फिर अख्तियारात भी क्या हमें तफवीज़ होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये कि कश्मीर कौंसल जो है उसका अपर हैंड होगा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है उसके ऊपर, क्या डिसीजन मेकिंग इस्लामाबाद में होगी या मुजफ्फराबाद में होगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पे उठाए जाते हैं, उठाए जाएंगे। बड़ी अहम बात है रज़ा साहब, आपने बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा है जो कि मैं समझता हूँ कि वहाँ की आवाम, और आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि नौजवानों का मुतालबा है, फैसल साहब आप और हम शायद कन्नी कतरानी की कोशिश कर रहे थे इन सवालों से, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ के नौजवान जो है वो वही सवालात पूछ रहे हैं। और बल्कि मैंने ये बात करनी थी, अच्छा और रज़ा भाई ने कर दी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हम अब तक कर पाए, हम वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए हैं। देखिए अब नौजवान तबका उसका वो ओवर एम्बिशियस है, और ये हर जगह होता है नौजवान जहाँ पे नया खून होता है, लेकिन उनके सवालात जायज़ भी हैं। और अब जो मैं समझता हूँ अलार्मिंग बात कह लें या गौर करना चाहिए हमें इस पर कि वो सवाल करने लग गए हैं। देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो तसव्वुर है ना कि पावर को डिवॉल्व करें आप और सेंट्रलाइज ना हो, खुसूसन जैसे ये बात कर रहे थे कि तालीम याफ्ता हैं और वहाँ 100% लिटरेसी रेट है, तो जिस तरह से हमने यहाँ किया है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है जी, और वो जो लिस्ट थी हमने वो ख़त्म कर दी है, जो कि और सूबों को ज़्यादा अख्तियारात दिए, और बेशुमार अहम इवन के एजुकेशन भी जो है वो सूबों के पास आ गई। तो बिल्कुल ज़रूरत है इस बात की कि जो रोल है कश्मीर कमेटी का वो थोड़ा सा महदूद हो, और जो वहाँ की असम्बली है और जो वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जैसे कहा गया कि लोकल बॉडीज़ के अगर यहाँ इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ भी करवाए जा सकते हैं, तो बेशुमार चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इलेक्शन होना ही इट्सेल्फ जो है, आप ये देख लें कि एक ऐसी सोसाइटी में, खुसूसन आप हमारी मिसाल ले लें, हमारे यहाँ 4 मरतबा फ़ौजी हुकूमतें आ चुकी हैं और यहाँ कई साल, एक डेकेड तक कौम जो है ये राइट इस्तेमाल नहीं कर सकती कि वो वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करे। तो मैं कहूँगा कि इस सेंस में तो फिर ये भी एक बड़ी गनीमत कह लें
और बड़ी एक खुसूसी बात हो जाती है कि वहाँ के लोग कम से कम ये इख्तियार ज़रूर रखते हैं। तो मैं फिर वो यूथ की बात कर रहे थे, यहाँ अगर आप ये कहें कि ये जो एलिमेंट है ना PTI का, इसको हम एक क्रेडिट ज़रूर देंगे, इन्होंने मोबिलाइज़ किया है, ठीक है, और उन सेक्टर्स को मोबिलाइज़ किया है जो कि पहले डोमिनेंट थे और जो एक्टिव नहीं थे। मसलन और अगर एक्टिव थे भी थे तो वो फिर अपनी बिरादरी की तरफ देखते थे, उनके Exactly. कहने पे चलते थे, लेकिन अब उन्हें एक पॉलिटिकल अभी फ्रीडम नजर आ रहा है। अभी हमने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट में जब वो हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे तो उनके साथ दो नौजवान खड़े हुए थे जी, और दोनों आपस में कजन्स थे वो, और यंग थे। एक दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, एक दूसरी इंट्रा फैमिली स्प्लिट नजर आ रही है, वो भी नजर आ रही थी, और ये सिर्फ यूथ में है। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो जनरेशनल गैप है वो वहाँ पर भी होगा कि जो ओल्ड पॉलिटिशियंस है वो और तरह से सोचते हैं, लेकिन PTI को ये क्रेडिट जाता है। आपने देखा इमरान खान मुतअद्दिद बार गए वहाँ पे, उन्होंने रैलीज की हैं, वहाँ पे जलसे किए हैं और खिताबात की हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इन रोड्स बनाई हैं PTI ने। अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो अब हालिया बयानात हैं उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट और वो एक कार्ड प्ले कर रहे हैं ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, वहाँ जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ की जो सूरत हाल है, एक बिगड़ी हुई सूरत हाल है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वो असरअंदाज होती है आज़ाद कश्मीर के ऊपर, और ख़ास तौर पर जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो तो आप वो कार्ड प्ले कर सकते हैं, वो सेंटिमेंट उजागर करके आप वोट ले सकते हैं कश्मीरियों से? अभी हमारे नुमाइंदे ने एक छोटा सा जुमला बोला है जी, उन्होंने कहा कि कल यौम स्याह था लेकिन कोई एक्टिविटी नजर नहीं नहीं आ है। रही थी। इससे आपको आइडिया होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर है वहाँ की जो एफिलिएशंस है, मे भी शायद, बल्कि बिलावल भी जब बात फिर ऐसा भी होता है कि एक की फैमिली वहाँ रह रही होती है। बिल्कुल है, लेकिन बिलावल के भी अगर आप तकरीरें सुने ना, जी, वो असल में जो मोदी का जो वो एक इस्तारा इस्तेमाल करते थे, वो असल में क्रिटिसाइज तो नवाज शरीफ साहब को करते थे और यहाँ की वफाकी हुकूमत को करते थे। तो वो जो क्रिटिसिज्म है जो बिलावल ने किया है, और उन्होंने भी बेशुमार तरीके से वहाँ पे वो एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो एक ट्रेंड रहा है हमेशा से कि जो फेडरल पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट में है आया वो गेन करती है, अगर उस पर देखा जाए तो अब ये एक टेस्ट है बिलावल का भी, और इसलिए कि वहाँ उन्होंने भरपूर तरीके से मुहिम चलाई है, वहाँ उनकी हुकूमत भी थी, उनके पास वसाइल भी थे। अब देखना ये कि क्या ये ट्रेंड बदलता है, और जैसे कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वहाँ पे इसी एक तहरीक की बुनियाद पे कि जो मरकज़ में हुकूमत बनाएगा वो आज़ाद कश्मीर में बनाएगा, तो दिखाई ये दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो पोजीशन है वो वहाँ पे मुस्तहकम की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, देखें 97 के बाद नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि वो तो पुरानी जमात है, नून लीग से भी पुरानी जमात है। सरदार अब्दुल कयूम खां के दौर से आप देख लें वो साथ रहे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून ने फिर उनको थोड़ा सा अलहदा किया, और अब मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे वहाँ मौजूद है। PTI ने जो काम किया है ना, जो कि उन्होंने बाकी शायद पाकिस्तान में उस तरह से नहीं किया, नहीं उन्होंने भी ये किया है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को जो नाराज थे, बस 3 तो मिनिस्टर्स हैं, मुझे सर यहाँ पर रोकना होगा आपको, चूंकि कहा जा रहा है, मैं बल्कि आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, आपने इस वक्त निकाला। और साहब आपका भी शुक्रिया, और फारूक फैसल खान साहब और रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कोशिश होगी ब्रेक के बाद जब वापस आए तो मजीद कुछ आपसे हम बात करें, जाने कि अभी सूरत हाल क्या है, हो क्या रहा है वहाँ पे। वक्फा लेंगे जी मुख्तसर सा, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं और कश्मीर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर 24 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे नुमाइंदगान जो कि वैली में मौजूद हैं उनसे हम अपडेट्स भी ले रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, और अपडेट्स के साथ साथ उनका अपना तज्जिया, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ की चीज़ों को अब तक ऑब्ज़र्व किया है इतने दिनों से, वो बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से हमें बता रहे हैं। लेकिन हम स्टूडियोज़ में भी एक्सपर्ट्स को मद्दू कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि वो हमें गाइड भी करें, हमें बताएं भी, क्योंकि उनकी भी एक नज़र रही है, उनकी एक स्टडी रही है इस सिलसिले में। डॉक्टर फरजाना साहबा हैं जनाब, आप जीती यूनिवर्सिटी लाहौर की शोबाए तारीख़ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है। मैं बहुत शुक्रिया आपका आप तशरीफ़ लाएँ। बल्कि मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ पे मेरी उस्ताद भी हैं, मुझे पढ़ाती भी रही हैं हिस्ट्री, तो एक ये मेरे लिए ज़्यादा इज़्ज़त की बात है कि वो आज उन्होंने वक्त निकाला। डॉक्टर साहबा, चीज़ों को ज़रा हम अब जो है वो सेगमेंटाइज करके लेकर चलते हैं। मैंने इस ब्रेक के पहले हिस्से में
प्रोफेसर शबीर साहब से, तो मैंने उनसे ये बात की कि कश्मीर की आवाम, मुझे नहीं पता इससे पहले कि वो कितनी वोकल थी इस बारे में कि उनको मजीद इख्तियारात दिए जाने चाहिए, लेकिन हमें नुमाइंदगान भी बता रहे थे कि जब से पीटीआई वहाँ पे आई है, एक तो लिटरेसी रेट वहाँ का बेहतर है, यूथ मोबिलाइज हुई, नाउ दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, उनके सवालात अब आने लग गए हैं कि जनाब ये कश्मीर काउंसिल का क्या काम, अगर है भी सही तो ज़्यादा इख्तियारात उसके पास क्यों हैं, वजारत कश्मीर जो है वो क्या कर रही है, हमारी अपनी पार्लियामेंट जो है जो एक ऐसी पार्लियामेंट है जो कि सक्सेसिवली एक डेमोक्रेटिक सिलसिले से होकर गुजरी है, माशाल्लाह कभी वहाँ पर उस तरह से एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो हमें इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे, ये सवाल अब उठने लग गया है, कुछ करना पड़ेगा हमें इसके लिए अब। देखें, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रांग हो रही हैं और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मतलब जाहिर है पावर्स इन द रियल सेंस। एग्जैक्टली। सो जाहिर है जब आप यूथ में एजुकेशन आएगी, यूथ में एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आएगी, तो ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो यकीनी तौर पर नजर आएंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो जाहिर है, एक तो ये इनकी गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर इन द रियल सेंस तमाम पावर्स ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा एक और बात, आई थिंक रियल डेमोक्रेसी दुनिया में क्या है, शहर कौन बनाता है, वो लोकल बॉडीज हैं। बिल्कुल, एंड यू नो लोकल बॉडीज, और ये जो बेसिक डेमोक्रेसी है, मतलब बेसिक डेमोक्रेसी इन द सेंस के ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये इसके साथ उतना ही एंगेज होना चाहिए, और उसी तरीके से इसको भी, मतलब ना सिर्फ ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो बल्कि पावर्स ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एमएनएज या एमपीएज नहीं करते, उनका काम लेजिस्लेशन है। उन्होंने छोटी छोटी सड़कें गलियों की या गलियों की नालियां नहीं बनवानी होती हैं, ये वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स करते हैं जिन्होंने हर गली मोहल्ले कूचे और घर में पहुंचना होता है। सो ये बातें जो हैं, ये एजुकेशन लिटरेसी रेट के साथ, ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के साथ, और मैं समझती हूँ इसके साथ साथ मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए मीडिया जो है उसने लोगों को अवेयरनेस दी है। पाकिस्तान में 2002 के बाद से एक जो जनरल पब्लिक ओपिनियन है दैट इज मच मोर मोबिलाइज्ड, और वो ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझने लग गए हैं। मतलब पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ आते थे तो मेरा ख्याल कोई रेजिस्टेंस नहीं, अगले दिन पता चलता है सब कुछ सेटल हो चुका है, वो बस पीटीवी पे कब्जा कर लिया, तो बस जी उधर से एक स्पीच ऑन एयर हो गई। एंड आई थिंक इसके बाद से देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जब उन्होंने जुडिशरी को अंडर करने की कोशिश की तो कितनी एक एक्टिव तरीके से मूवमेंट चली, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी। देखें उस रेजिस्टेंस के आगे ना सिर्फ ये कि परवेज मुशर्रफ ठहर सके, बल्कि लेटर ऑन गवर्नमेंट की, अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स थी लेकिन वो पूरी करने को तैयार नहीं थे। एंड इट वाज एक्चुअली द मोबिलाइजेशन ऑफ लॉयर्स एंड eventually you know the common people, कि जिसकी वजह से उनको उसको रेस्टोर करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपको लगता है कि ये जो अब सवालात होने लग गए हैं, देखिए पहले इलेक्शन कैंपेन एक खास चीज़ को फोकस करके की जाती थी। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो एंटी इंडिया रेटोरिक यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एट्रोसिटीज़ जो वहाँ पे हो रही हैं उसकी बात करके वोट लेना चाह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पर तनकीद करके वोट लेना चाह रही है, हालांकि नून लीग का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, नून लीग बैश कर रहे हैं पीटीआई वालों को, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनको असल इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था, जो वहाँ के इंडिजिनस लोकल इश्यूज हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये किसी पाकिस्तान के इलाके का ज़िमनी इंतखाब है, बिल्कुल कश्मीर के इंतखाबात में। एग्री, ये जो बात आपने की है, देखें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के, एक दूसरे को पिन पॉइंट करके किसी को, वो बिलावल साहब फरमा रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, हालांकि इन्होंने वो कल ब्लैक डे भी ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो एक लिहाज से मतलब बात फेक लगती है इन द सेंस के कोई ऐसी बात नहीं है, यू नो हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, और ये पॉलिटिकल स्लोगन्स में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप कहें कि वो इंडिया का यार बन गया है प्राइम मिनिस्टर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवेज, ये तमाम तीनों पार्टीज, आप देखिए ये 3 पार्टीज का इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है, इसमें ज्यादा जो एक्टिवली हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रही है वो पीपल्स पार्टी है, उसके साथ नून लीग नहीं है, ये नून लीग के पहले इलेक्शंस हैं एज ए यू नो इंडिपेंडेंट पार्टी, वरना ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते आए हैं। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ भी, तहरीक इंसाफ का जो जाहिर है पिछले तकरीबन 10-12 सालों से मुल्क में एक वेव है तहरीक इंसाफ की, और ये वेव जो है वो 2011 से ऑनवर्ड्स बहुत स्ट्रांग हो गई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक काफी हलकों में कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल होगा। अब चूंकि 11:15 हो चुके हैं, चंद घंटे बाकी हैं, कुछ ना कुछ आज जो हमारी जो बहस मुबाहिसा है वो शायद बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो जाएगा या वह काम आएगा, क्योंकि अब चंद घंटों में फैसला भी होने वाला है। अवैस कियानी बाग से हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। अवैस बताइए, ये इलाका बहुत, जब ज़लज़ला आया 2005 का तो बहुत डिजास्टर भी यहाँ पर हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर हुआ। वोट किस चीज को सामने रख के मांगे गए? क्या डिलीवर जब किया गया उसको वोट रख के मांगे गए, या फिर अभी भी वहां पर जो है बिरादरी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं?
अवैस तक गलबन आवाज नहीं। अवैस मैं अपना सवाल दोहराता हूं, किस तरह से इस वक्त एक तो बताइएगा पोलिंग जब शुरू होती है और अब तक 11:15 का वक्त हो चुका है, तो सूरत हाल क्या रही है? दूसरा ये बताइएगा कि यहां पर मिजाज क्या है, सियासी मिजाज क्या है लोगों का? मेरे ख्याल है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा जरा उसी बात को जरा हम कंटिन्यू करें जिस पर आप इशारा करें। हम बात ये कर रहे थे कि मतलब इस वक्त पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जिसकी तरफ आपने पहले भी इशारा किया है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन इलेक्शंस में नज़र आई है आज़ाद कश्मीर में। और इसको देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पावर्स ट्रांसफॉर्म होंगी। पावर्स ना सिर्फ ये कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट तक ट्रांसफॉर्म होंगी, बल्कि इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक लोकल बॉडीज की तरफ आना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। और दुनिया के अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की एग्जांपल लें, आप अमेरिका की एग्जांपल लें, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो लोकल बॉडीज बनाती हैं। मेरे ख्याल में मेरा इसके ऊपर बहुत फोकस है। मैं समझती हूँ हमारे चूंकि जो आम पूरे पाकिस्तान में भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं और अभी तक वो गवर्नमेंट्स नहीं बन पाई हैं, उसकी तरफ जाना बड़ा जरूरी है। देखें, यकीनन सामने रोज नए के नए जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने मैं समझती हूँ अहदाफ आए हुए होते हैं, या बीच में प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 महीने से चूंकि अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से जाहिर एक साइलेंट उनका रोल था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ की मैं पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी इवेंचुअली आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए ये बड़ी एक खूबसूरत बात भी है कि तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे आई है। एंड यू नो अब ज़्यादा एक्टिवली हमारे मुल्क में एक 3 बड़ी पार्टीज जो है वो नजर आ रही है, वरना हमारे मुल्क का जो एक इंप्रेशन है वो पोली पार्टी सिस्टम का था। पोली पार्टी जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम कहते हैं। तो उससे और वो मशरूम्स की तरह होती हैं, और यू नो वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उसमें, और उसमें बड़े मसाइल होते हैं, और वो पैराकोल लीडरशिप को प्रमोट कर रहे होते हैं, और वो एक नेशनल लेवल की लीडरशिप जो है उसमें उसकी कमी होती है, और जिसकी वजह से जो है वो जातियात और एथनिक जो आइडेंटिटीज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती हैं, जिसकी वजह से एक नेशनल लेवल का एक अच्छा, मैं आपको मुखल होऊंगा माजरत के साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए महबूब निसार के पास चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, हम कोशिश करेंगे अगर बारी बारी डिस्कस करें इन तमाम पार्टीज़ को। अच्छा, पहले हमें कहा जा रहा है कि आप बाग चलें, अवैस कहनी साहब वहाँ पर मौजूद है, फिर मैं इसी इशू पर आपके पास आऊँगा, बात करेंगे जी। अवैस साहब, सियासी मिजाज क्या देखा आपने? इतने दिनों से आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने देखा कि वहाँ पर कैंपेन लोगों ने किस तरह की, बिरादरी सिस्टम भी डोमिनेंट है, लेकिन साथ साथ जो बाहर से पार्टीज़ आई हैं, पाकिस्तान से जो पार्टीज़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कुछ तब्दीली का नारा लगाया भी, और तब्दीली कुछ हद तक आगाज़ में लेकर भी आई हैं। तो क्या देखा आपने? देखिए अली हैदर साहब, बाग का स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो, इमरान खान, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए। इस कैंपेन के जो यहाँ पर कैंपेन रही तो एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और जो यहाँ पर जो नारे जो लगाए जा रहे, जो दावे किए जा रहे थे, और स्पेशली जो यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वोटर्स को अपने कायदीन से, तो वो मनाने का सिलसिला भी जारी रहा, और आज जो है वो फैसले का दिन है। लेकिन यहाँ पर जो सख्त मुकाबला है, क्योंकि तीनों जो बड़ी जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून जो है वो टफ कंपटीशन दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जो है हुकूमत भी रही, लेकिन यहाँ पर वजीर भी उनके रहे। तो अगर LA-13 की बात करें, सरदार अतीक अहमद खान जो कि 2 दफा साबिक जो है वजीर आजम रह चुके हैं AJK के, उन्होंने आज अपना वोट पोल किया और वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। इसी तरह मुश्ताक मिनाज साहब ने अपने आबाई इलाके में वोट पोल किया, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी हमायत हासिल है, और स्पेशली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमरुज़्ज़मान और ज़िया कमर हैं, उन्होंने वोट पोल किए। तो सिचुएशन अब तक की जो है वो यही लग रहा है। और जिस तरह टर्न आउट है यहाँ पर बाग के मुख्तलिफ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, शहर बाग जो है जो यहाँ पर, और इसके अलावा जो दीगर जो यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर जो टर्न आउट है वो काबिल यकीन है। और स्पेशली हमने सुबह से ही देखा कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, और 7 बजे से ही वहाँ पर बुजुर्ग स्पेशली जो है वो वहाँ पर आए, और स्पेशली कारोबारी अफराद वहाँ पर आए अपना वोट पोल करने। और अभी भी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो फौज की निगरानी में जो इंतखाबात जारी हैं, यहाँ पर जो है वोटर्स आए हुए हैं और अपने। अच्छा, वैसे क्या मजमूई तौर पर अवैस अमनो अमान रहा यहाँ पर? क्योंकि फौज को इसीलिए डिप्लॉय किया गया था क्योंकि कहा जा रहा था कि हसास पोलिंग स्टेशंस भी हैं और सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, जो कि हमने देखा कि पिछले दिनों जो चंद एक पार्टी राइवलरी थी उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। तो क्या ओवरऑल यहाँ पर हालात काबू में हैं?
ओवरऑल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल तसल्ली बख्श हालात हैं, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पे हम इस वक्त खड़े हैं 76 ये नंबर 2 पोलिंग स्टेशन है, महाजर कैंप का यहाँ है, यहाँ पर थोड़ा हाथापाई हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के कारकुनान के माबैन, लेकिन 1 घंटा पोलिंग यहाँ पर रुकी भी रही, लेकिन उसके बाद मामलात सारे जो हैं नॉर्मल पे आ गए और इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अली हैदर साहब, मैं यहाँ पर जो वोटर्स हैं इनसे बात भी कर लूँ, स्पेशली क्योंकि बाग में सिर्फ एक ये मकाम था जहां पर थोड़ा सा बदमगजी देखने में आई। यहाँ पर PMLN की तरफ से कुछ आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है जनाब, आप बेहतर माशाल्लाह इतना अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल आपने हमें बताया सूरत हाल से, आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। ये बताएं कि यहाँ पर क्या माजरा हुआ, कोई डंडे भी चले पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन, क्या माजरा क्या हुआ था? सर ये सुबह पोलिंग का जब टाइम शुरू हुआ था ना, ये पहले मुंतकिल कोई किसी और जगह पे था, बाद में फ़ौज की निगरानी की वजह से ये इधर आया है, इसकी वजह से यहाँ पे बस कई ख़वातीन में आपस में लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, उसकी वजह से नून लीग तो अपनी तैयारी में आई थी, लेकिन ये पता होता कि वो तैयारी में आई है तो फिर हम भी आप खाली हाथ नहीं रहने, खाली हाथ नहीं थे। कितने जख्मी हुए हैं बंदे यहाँ पर? जख्मियों की तादाद तो अभी हम बता नहीं सकते, बहरहाल ये हुआ कि काफ़ी हाथापाई हुई है, क्योंकि बेसिकली तीर का निशान जीत का निशान होता है, ठीक है, उसकी वजह से PMLN जो है ना इन्होंने की है वार, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का हमें खबर नहीं थी। यहाँ पर जो जिया कमर हैं, जो LA 15 के जो कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि गो के यहाँ पर थोड़ा बदमगजी हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को ये कहा है कि वो पुरअमन रहें, लेकिन अब दोनों तरफ के जो कारकुनान हैं वो काफी, क्योंकि ये लड़ाई बेसिकली खवातीन से स्टार्ट हुई थी, तो जो यहाँ पर फिर मर्दों पर पहुंची और ये तो अवैस बात कर रहे हैं कि जी अगर वो तैयारी करके आए थे, हमें पता होता तो हम भी तैयारी करके आते, आप भी वहां पर मौजूद हैं, पता नहीं वहां पर मौसम कैसा है, लेकिन इनको ठंडा ठंडा करे, इन्हें कहें किसी झरने शरने के पास जाए, वहां पर मौजूद हों अपना, इस अच्छी चीजें नहीं है ये चीजें। आप देखिए कि जहां जहां हुई, जिस तरह से ये लड़ाई झगड़े जब होते हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो इसका नुकसान पोलिंग के अमल को होता है और नुकसान उन वोटर्स का होता है जो अपना वक्त निकाल के पूरा दिन अपना जो है वो एक साइड पर करके, ज़ाया तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बिल्कुल ये वक्त का ज़ाया नहीं है, ये आपकी और हमारी किस्मत का फैसला है, इस दिन हमें निकलना चाहिए, तो वो निकले होते हैं। इस तरह की लड़ाई झगड़ों से इस तरह भी करना चाहिए। ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक हम लेंगे, तो जो मैंने आपसे सवाल मैडम किया था कि मैं उसी तरफ आऊँगा, और एक और अहम बात, वहाँ की जो लोकल इंडिजिनस पार्टीज़ हैं उनका मुस्तकबिल अब क्या होगा। ये बड़ी पार्टीज़ वहाँ पर आ गई हैं और उन्होंने एक बड़ी ही मुख्तलिफ तर्ज की सियासत को इंट्रोड्यूस करवाया है। वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जी हाँ जनाब, हाजिर है ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ पर। आप ये स्पेशल ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदों से भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहबा मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करते हैं। अच्छा, PTI को हमने इससे पहले डिस्कस किया था। अच्छा अब हम एक और मेरा सवाल था, लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई। मैंने कहा कम से कम इस पार्टी को डिस्कस कर ली, इनकम्बेंट गवर्नमेंट उनकी है, डिलीवर उन्होंने किया या नहीं किया, ये ओपिनियन वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा और होगा, आपका और होगा, लोगों का और होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी देखिए एक सोशलिस्ट जमात थी जिन्होंने एक बड़ा ही मुख्तलिफ मजदूर का, आम आदमी का नारा लगाया, जिस तरह सोशलिस्ट जमातें हुआ करती है। जी हाँ, लेकिन हमने ये देखा कि यही पार्टी है जिसने मजदूर यूनियंस पर पाबंदी लगाई, यही पार्टी है जिसने एसोसिएशंस पर पाबंदी लगाई, और बड़े ही कह सकते हैं कि अपने मंशूर से हट के उन्होंने जो है वो सियासत का आगाज ये तो बड़ा नजर आता है। देखिए पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक लेफ्टिस्ट पार्टी के तौर पे जानी जाती थी शुरू में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो इस वक्त करंट जो स्टेशन ये बीच में खेलते रहे हैं। आई मीन इनकी राइट और लेफ्ट विंग के दरमियान में कहीं देवर लाइक फ्लैंक, क्योंकि जनरली होता यही है कि आपको कहाँ से बेनिफिट्स मिल रहा है, कहाँ से आपने साथ में अपने आप अपनी आइडियोलॉजी को एक साइड पर रख देते हो। अब तो कोई उसमें लेफ्टिस्ट चीज नहीं है, अब तो बुनियादी तौर पे ये राइट विंग पार्टीज ही पाकिस्तान में ज्यादा नजर आती हैं। मतलब समटाइम्स मुस्लिम लीग नून इवन दे ट्राई टू प्ले के वो राइट और लेफ्ट के दरमियान में, हालांकि इनिशियली जब ऑर्गेनाइज हुई तो बिल्कुल ही राइट विंग पार्टी थी, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ इनके क्रेडिबल, लेकिन दोबारा राइट की तरफ आ गए। आई थिंक अमीरुल मोमिनीन बनने की जो आए तो वो उनको पता चल गया, उनकी अच्छी खासी उनको मार भी पड़ गई इन द सेंस कि वो एक पॉपुलर स्लोगन के तौर पे नहीं पॉपुलर हो सकी बात, एंड इवेंचुअली आई थिंक दोबारा वो थोड़ा लेफ्ट और राइट के दरमियान में। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर आप देखें तो इनका जो 70s का अगर मंशूर था, जो मैनिफेस्टो था, वो वाला पीपल्स पार्टी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर भुट्टो ने इसको और विजन दिया। शी वाज लाइक सच अ पॉपुलर लेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करती, और पाकिस्तान में बेन था फॉलोअर्स। उसके बाद जरदारी साहब ने बहुत सेट बैक दिया। देखें ये रियलिटी है।
पीपल्स पार्टी जो कि पूरे चारों सूबों की पार्टी थी, इवन रिमोट एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी। पिछले 5 सालों के बाद अगर आप देखें तो वो बहुत कॉर्नर बन गया है, मतलब कॉर्नर इन द सेंस कि पंजाब लास्ट इलेक्शन के जो हुए 2013 में पंजाब में बिल्कुल वाइप आउट होना वो बड़ा ही लम्हा फिक्रिया था, होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन अब बिलावल भुट्टो और जरदारी ये अब जब आए हैं मैदान में, तो आपको नहीं लगता कि एक डिफरेंट अप्रोच सोच है? अच्छा, पीटीएम कहते थे नौजवानों की पार्टी है, लेकिन इमरान खान साहब नौजवान नहीं रहे, अब नौजवान बिलावल भुट्टो हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि कोई मुख्तलिफ अप्रोच है उनकी, कुछ तब्दीली लेकर आएंगे वो? सॉरी टू कट यू, मैं पहले बीच में बोलने लगी हूँ, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक पॉपुलर लीडर के तौर पर जब आपको सामने आना होगा, यकीनी तौर पर बिलावल बहुत यंग है, बिलावल को एक इंडिजिनस लोकल रंग डालना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी में। ये नहीं कि आप वो रोमन में अंग्रेजी में लिख के उर्दू तो बोलने की कोशिश वैसे मजबूरी है ना जी, अब देखिए उनका ब्रॉट अप सारा वहां पे हुआ, हां सीख रहे हैं, यू नो, मेरे ख्याल में ज्यादा उसको इंडिजिनस कलर में सीखना चाहिए। अभी भी उनका स्टाइल ऐसे है जैसे आई आपको महसूस जब पहले बिलावल भुट्टो जब सब नए आए थे, और अब आई थिंक बहुत ज्यादा आपको वो थप्पड़ों की तरह दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करें लेकिन रियलिटी के अंदाज में करें, ये अपील करता है लोगों को। मैं आपको बताऊं, सिखाने वालों का शायद उसमें थोड़ा सा कसूर है कि वो एक रेडिकल इन द सेंस कि आप एक्सट्रीम पे चले जाएं ऑपोजिशन में, आप हथियार मारना शुरू कर दें, आप ये वो चीजें हैं जो कि सॉफ्ट वोटर होता है ना दूसरी पार्टीज का, वो उधर नहीं जाता, वो फिर वहीं पे रुक जाता है। मैं देखती हूँ कि अब इवन मेरे ख्याल में इलेक्शन हो रहे हैं तो खुल के बात कर लेनी चाहिए पार्टीज पे। तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत से लोग जाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने बहुत एक हार्ड स्टांस जो था, उसकी वजह से सॉफ्ट वोटर वहीं पे रुक गया। अगर आप देखें ओए वाला स्टांस जो था, ओए वाला जो स्टांस था, देखें ये बहुत से लोगों को ओए की ज़बान नहीं पसंद आती, फिर मोर टू इट बीच में गालम गलोच, आप सोशल मीडिया पे देखें कितनी ये बदज़बानी करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि वोटर, हम कहते हैं सीरियस वोटर होते नहीं, वोटर होते ही सीरियस है, जो सीरियस नहीं होते वो फिर या घरों में बैठे होते हैं या फिर कुछ और कर रहे होते हैं छुट्टी वाले दिन। तो मैं समझता हूँ कि वोटर सीरियस होता है अपने वोट को लेकर के। पाकिस्तान में लोग बड़े अब हो गए हैं, मैं आपको बात बताऊं, अब इनको इतना पार्टीज लीडरशिप जो है, ये 3 बड़ी पार्टियां जिनकी बात कर रहे हैं हम, इनको अब इतना लोगों को भूला नहीं समझना चाहिए। रियलिटी देखते हैं, वो काम देखते हैं, किसने काम किया है किसने नहीं किया है, ये बातें जो है वो और अपने वोट से वो शो करते हैं। अच्छा, एक और एंगल से देखते हैं कश्मीर इलेक्शन को, उसी पे हम जो हमारा फोकस्ड है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है नून लीग पे, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, इस इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ नून लीग पे, हालांकि नून लीग का अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं था। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते, समझ में आता है कि जी उनकी गवर्नमेंट चूंकि अभी मौजूदा है, आपने डिलीवर नहीं किया, आपने ये किया, आपने वो किया, समझ में आती है। अच्छा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का चूंकि इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई जगहों पर है, तो वो भी उसको, अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर इनका एक पसे पर्दा कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है या अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने मिलके पीएमएलएन को पछाड़ दिया इस इलेक्शन में, तो बाद में हम अपना कुछ आपस में कर लेंगे, सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई थोड़ी बहुत हम आपस में कोalition की तरफ शायद हम बढ़ जाएं? देखिए, अपेरेंटली नजर आ रहा है आपको कुछ पिछले चंद माह से ओवरऑल अगर आप पार्टी बिहेवियर देखें पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर है कि नून लीग को टफ टाइम दिया जाए। अगर आप देखें तो दोनों पार्टी, नून लीग से ये दोनों को लगता है इस वक्त वो है भी, देखें उनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन नहीं हुई, क्योंकि जिमी इलेक्शन जो रिजल्ट आते रहे हैं वो शो पॉपुलैरिटी का, तो फिर आप ऐसे ना कहें डॉक्टर साहबा, देखें ये पैनामा लीक्स के बाद तो और ज्यादा इसमें मैं समझता हूं मैं वोट के हवाले से बात कर रही हूं, मैं वो बात कर रही हूं जो आपके सामने है। देखिए, इन्होंने पिछले जो 1 साल था, मेरे ख्याल में पिछले मई से लेकर इस मई तक आई थिंक 12 इलेक्शंस हुए हैं एमएनएस के, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के, उन 12 में से इन्होंने 7 जीते हैं। उसके पीछे फैक्टर्स कुछ और भी हुआ करते हैं। जब आपकी गवर्नमेंट होती है तो ज़िमनी इलेक्शन काफी हद तक आपकी फेवर में जाना होता है। नहीं, एक और बात भी है, देखें इसके वो पहले साल 2 साल होता है, उसके बाद पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर जाती है, पूरी दुनिया में है कि जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो पॉपुलैरिटी डिक्लाइन करती है एग्जिस्टिंग पार्टी की। लेकिन खैर नहीं हो, ये एक अलग डिबेट है। मैं बात ये कर रही थी कि ये जो पीपल्स पार्टी और हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, ये क्लोज आती हैं, लेकिन इन पार्टीज का तर्ज डिफरेंट है। ये इनकी टोन जो है वो कहीं पे, मेरे ख्याल में इनका इकट्ठे चलना बहुत मुश्किल है। देखें, इस हवाले से मतलब तहरीक इंसाफ का अगर आप देखें, वो बाज़ औक़ात एक्सट्रीम राइट विंग किस्म के उनके स्टेप्स होते हैं। उन्होंने अभी ये जो एक मदरसे को 3 मिलियन दिए थे, 30 मिलियन दिए थे, 3 करोड़ दिए थे। You're right. जी बिल्कुल। और वो कितना बुरी तरह हक्कानियाँ बहुत मशहूर है, हाँ मशहूर है मौलाना समीर के हवाले से। तो वो एक्चुअली एक तो होता है सपोर्ट लेना उनका, उसके और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, लेकिन वो ओवरऑल क्रिटिसाइज किया गया। सोशल मीडिया पर भी, सिविल
सोसाइटी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, पीपल्स पार्टी ने क्रिटिसाइज भी किया। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं वो पीपल्स पार्टी उनमें उनका मुख्तलिफ स्टांस है। सो आई थिंक इनका इकट्ठे चल पड़ना और ये जो भी रेजिस्टेंस मूवमेंट आ रही है पानामा के हवाले से एक रेजिस्टेंस का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। मुश्किल मैं आपसे थोड़ा सा इस पर मजीद डिटेल जरूर पे बात करूंगा कि इकट्ठे क्यों नहीं चल पाएंगे। जमशेद रिजवानी साहब कहाँ से हैं जी हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब? जमशेद साहब चले मैं आपके पास ही आता हूँ, आप मुझे बता दें इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कोट है जी पूंछ का इलाका और उसका जो पोलिंग स्टेशन नंबर है 93 और रावला कोट का जो LA 19 है जो सीट है। और यहाँ पर जो अभी जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने विज़िट किया है और इसके बाद वो अब रवाना हो गए हैं इस रावला कोट से मुख्तलिफ दूसरे इलाकों की तरफ। और जो यहाँ पे गहमा गहमी है रावला कोट में वो काफ़ी नज़र आई है। और मेरे पोलिंग स्टेशन के पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग अंदर अभी भी जा रहे हैं और पार्टिसिपेट हैं इसमें भरपूर अंदाज में। और ख़ास तौर पे जो ये जो इलाका है उसमें जो ये नशिस्त है इस पर तो ज़ाहिर इसलिए भी अहम है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो बानी सदर हैं सरदार इब्राहीम खान, उनके साहबजादे सरदार खालिद इब्राहीम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन में है और उनका जो मुकाबला है वो मौजूदा सदर जो हैं सरदार याकूब खान उनकी बेटी फरजाना याकूब से है। तो ज़ाहिर है इस हवाले से ये सीट आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में सबसे अहम सीट समझी जा रही है। जो इलेक्शन है जो ओवरऑल देखने में आ रहा है कि लोग आज यहाँ कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पे बंद हैं और लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों से जो राब्ता सड़क के ज़रिए गाँव से तो दही इलाके हैं इस ज़िले के, वहाँ से लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुँच रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन कई किलोमीटर दूर हैं। प्रॉब्लम है लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो जोशो खरोश है अली साहब वो काफ़ी खुश आइंद है इस जमहूरी निज़ाम के लिए आज़ाद कश्मीर में। जी ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ बताइएगा मुझे, मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आर्मी बुलाई गई थी और वो इस वजह से बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल थोड़ी मखदूश नज़र आई हमें इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, तो क्या ओवरऑल अब ये जो सिलसिला है ये स्मूथ चल रहा है, कोई मसला तो नहीं हुआ अभी तक? देखिए अभी चीफ इलेक्शन कमीशन से भी हमने ये बात की और हम ओवरऑल जो पूंछ ज़िला याद होगा आपको कि LA 17 है वो हल्का अब्बासपुर का ज़िला पूंछ का ही वो हल्का है जहां 2011 में सबसे ज़्यादा कशीदगी पाई गई थी। इस वक्त तक इन चारों पूंछ के जो 4 अजला हैं 4 हल्के हैं उनमें से किसी भी जगह पर कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ये पहली दफ़ा है कि जो पाक आर्मी है उसके जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं और ये पहली दफ़ा बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट हुई है। तो एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। जो इंतजाम किए गए हैं, फ़ौज की मदद ली गई है, आज़ाद कश्मीर पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है और इसके साथ साथ KPK और पंजाब पुलिस की भी खिदमात हासिल की हैं। तो ओवरऑल जो इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स हैं आज़ाद कश्मीर के इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से वो तो काफ़ी मुस्बत हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की तस्दीक की है। जी ठीक है, मैं रिजवानी साहब दोबारा भी आपके पास आऊँगा और कुछ मजीद भी आप वहाँ के हालात जो है वो डिस्कस करेंगे। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीन तजियाकार हैं, आप उनसे कुछ बात करते हैं। सलमान साहब पहले भी जब आप शो में तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे तो कई चीज़ों पर कई मामलात पर गुफ्तगू हुई थी। अच्छा अभी एक बात हो रही थी डॉक्टर फरजाना साहिबा से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी नून लीग के खिलाफ अपने तीर जो है वो चला रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी क्रिटिसाइज़ कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि पोस्ट इलेक्शन कोई इनका अलायंस हो सकता है, कोई इत्तेहाद या कोई कोalition गवर्नमेंट में जा सकते हैं, तो ऐसा नज़रियाती तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसे भी अलायंस हुए हैं कि जो हमें पाकिस्तान में नहीं देखते, जो बड़े अननेचुरल से हैं। जैसे हमने देखा कि जमात इस्लामी और नून लीग ने इत्तेहाद किया हुआ है कई सीटों पर आज़ाद कश्मीर में। तो क्या आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को रिलेट कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से, जो यहाँ पे हुआ वो वहाँ पे नहीं हो सकता? देखिए अली भाई, बात यह है कि एक तो पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में कोई नजरियाती सियासत तो हो नहीं रही, सारी मफादाती सियासत है और मफादाती सियासत में जिसके जहाँ पत्ते चलते हैं वहाँ वो पत्ते चलाता है। अब जमात इस्लामी पाकिस्तान में बैठकर नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ पैदल मार्च कर रही है 24 को, ठीक है, और नवाज शरीफ को करप्ट कहती है और वहां पर वो आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी जो है नून लीग के साथ इत्तेहाद करके बैठी हुई है। इसी तरह से आपको याद है माजी में पीपल्स पार्टी और PMLN जो है एक दूसरे को करप्ट कहते रहे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद इत्तेहादी भी बने। और अभी भी जो आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका जो रोमांस है नवाज शरीफ के साथ वो तो बदस्तूर मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब जो भी कहते रहे, लेकिन जो फैसले की असल ताकत है वो तो बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी है। इसलिए जब ये इंतखाबात के नताइज आएंगे आज़ाद कश्मीर के
और अगर इसमें किसी एक पार्टी को वाज़ेह सीट ना मिली और उनमें से जो जमातें बाकी सीटें लेंगी वो इक़्तिदार में आना चाहेंगी, तो आप देखिएगा कि उसमें ये सारी सियासी जमातें के अंदर अपना हिस्सा लेंगी। इसमें सिर्फ एक जमात है जो मैं समझता हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक साहब की, वो शायद एक फासले पे हो, वो तो कोई लीड लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कम से कम वो हुकूमती अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि अब ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी कुछ सीटों की नशिस्तें जीतेगी, PMLN बड़े वाज़ेह माध्यम से जीतेगी। तो मुझे तो लगता है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब एक छोटी जमात बन चुकी है, आपको क्यों लगता है कि वो किसी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी? उसको तो अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई इत्तेहाद चाहिए होगा। जी सलमान साहब, मेरा ख्याल है शायद ऑडियो उनकी जो है वो नहीं आ रही, कोई टेक्निकल रीज़न होगा और कॉल ड्रॉप हो गई होगी। मैं ये सवाल डॉक्टर साहबा से करूंगा जब एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू होगी। हाजिर हैं जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर और चलते हैं। इस वक्त हम मीरपुर, जहां पर हमारे नुमाइंदे अली अकबर मौजूद हैं, कुछ उनसे जानते हैं। अली अकबर, मीरपुर में ये पोलिंग का अमल किस तरह जारी है? सब कुछ अमन व अमान के साथ स्मूथली हो रहा है? जी हैदर, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की निस्बत ये, क्योंकि सिटी है, यहाँ पे सुबह से लेकर अब तक जो है किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की शिकायत जो है वो मसूल नहीं हुई। पोलिंग का अमल जो है वो बर वक्त शुरू हुआ था, लेकिन बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर पोलिंग एजेंट्स बर वक्त नहीं पहुँच सके, वहाँ पे कुछ मिनटों की ताख़ीर से जो है वो पोलिंग का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। छुट्टी है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट जो है वो अब तक बेहतर देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट से जब हमारी बात हुई तो तमाम ही कैंडिडेट्स का ये कहना था कि क्योंकि पाक फ़ौज यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी के हवाले से वो इंतहाई मुतमिन है, और अभी तक जो है किसी भी कैंडिडेट से जब हमारी बात हुई कि क्या आया वो नताइज जो भी निकले उसको तस्लीम करेंगे, तो उनका यही कहना था कि क्योंकि पाक फ़ौज की निगरानी में ये इलेक्शन हो रहा है, जो भी नताइज निकलेंगे वो उसको तस्लीम करेंगे। जी चलिए, तो अच्छी बात है कि इस सिलसिले में कि अगर हम देखें कि पोलिंग के बाद अक्सर धांधली की बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कम से कम ये एक सेंटिमेंट पाया जाता है कि नतायज जो भी हो, हार हो उनकी या जीत हो, वो उसको तस्लीम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप कश्मीर की आवाम का और ख़ास तौर पर मीरपुर के लोगों का? जी, अगर हम मीरपुर की बात करें तो मीरपुर में इस वक्त जो है बहुत अच्छा टर्नआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। पोलिंग स्टेशंस पर काफ़ी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं, वोटर्स जो हैं वो खुद घरों से निकल रहे हैं। अगरचा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो खिलाफवर्जी करते हुए कैंडिडेट्स की जानिब से भी जो है वो वोटर्स को घरों से निकालने का एहतमाम किया गया है। गाड़ियाँ जो हैं वो अरेंज की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 80% वोटर्स हैं वो खुद अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़वातीन जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमने पोलिंग स्टेशंस पर देखी। इसी तरह बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तरह के बुज़ुर्ग भी हमने वोट कास्ट करते हुए देखे हैं जो जिनको व्हील चेयर्स के ऊपर लाया जा रहा है। तो टर्न आउट की अगर हम बात करें तो टर्न आउट जो है वो गर्मी की शिद्दत के बावजूद जो है फ़िलहाल बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, जमशेद साहब आप बताइएगा कि आपके जिस इलाके में आप पहुँच में मौजूद हैं, वहाँ पे जो वोटर जब बाहर निकल रहे हैं, तनासुब किसका ज़्यादा है? नौजवान लोग हैं ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन का क्या तनासुब है? देखें अली अदर साहब, जो मौसम है पिछले 3 दिनों में हमने यहाँ देखी और आज भी हम देख रहे हैं, यहाँ का जवान एक्टिव है, यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो वोट डालने आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनका एक किरदार है और वोट अमानत है। इस तरीके से ख़वातीन की बड़ी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी आप 2 सीट्स तो ऐसी हैं जिस पे 2 बड़े उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से LA-20 में बेगम शमशाद अजीज़ जो हैं वो उम्मीदवार हैं बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की टिकट पर, और LA-19 में फरजाना याकूब जो सदर की बेटी हैं इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर की, वो भी बराह रास्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन खुद इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही हैं, और ना सिर्फ वो नज़र भी आ रही हैं वोट पोलिंग स्टेशन पर। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर वैसे ही रश है, और जो ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, उसमें भी ख़वातीन मौजूद हैं। वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं या उनको जो ट्रांसपोर्ट मिली है उसके तहत वो पोलिंग स्टेशन पर वो पहुँची हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग आज़ाद कश्मीर में ख़ासतौर पे पहुँच के इस इलाके में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी भरपूर दिलचस्पी नज़र आ रही है इस इलेक्शन में। जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा जमशेद साहब और अली अकबर साहब। डॉक्टर साहबा, ये बात हुई थी सलमान आबिद साहब से थोड़ी देर पहले,
उन्होंने कहा कि जनाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं बनेगी। ये छोटी जमातें हैं, इनको अब छोटी जमातें, पहले की नहीं थी, बड़ी पुरानी जमात है ये, इनको ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट अलायंसेस की अपनी बका के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए। पहले ही इस तरह की जमातें जो है वो ख़तरे में हैं, अपनी एग्जिस्टेंस बचा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब कोई ऐसा बड़ा ही उसूली मौक़िफ़ अपना के पीछे हट जाएंगी या फिर होना पड़ेगा? नहीं, मैं समझती हूँ, देखें अगर आप एक मतलब डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आप पूरी दुनिया में ये होता है कि छोटे छोटे जो पार्टीज होती हैं इवेंचुअली वो बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस भी रहती है अपने एरिया में और उनका एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी कायम रहती है, लेकिन उसके साथ वो बड़े अलायंस का हिस्सा बन जाती हैं। देखें जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं, आप अमेरिका की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पे 2 या 3 पार्टियों से ज़्यादा पार्टियां नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। छोटे अलबत्ता प्रेशर ग्रुप्स उस तरह से पाकिस्तान से डिफरेंट हैं, लेकिन होते मौजूद जरूर हैं, बट जॉइन द मेजर पार्टीज। सो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे सिकुड़ गई है, उसका उस तरह से वो पहचान नहीं है, बिकॉज यू नो ये बड़ी पार्टीज आ गई, बिकॉज यू नो पाकिस्तान की इस वक्त जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, तीनों इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, तो इसमें इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाज़ हल्कों में इत्तेहाद किया हुआ है। मेरे ख्याल में 2 या 3 पार्टियों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस वक्त नून लीग के साथ भी अलायंस है, शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी बीच में अलायंस है, उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट की हुई है बिकॉज टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, मेंटेन भी रखना चाहिए, लेकिन इस बात के ऊपर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जनरली छोटी पार्टीज जो हैं वो उनको अपनी एग्जिस्टेंस की सर्वाइवल के लिए भी और मेरे ख्याल में वैसे भी एक नेशनल लेवल पे रोल प्ले करने के लिए बड़ी पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए। मतलब ये एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहिबा, आप तशरीफ लाए, अपने वक्त निकाला, अपने नुमाइंदों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी जो ट्रांसमिशन है एजे के इलेक्शन के हवाले से वो जारी है। फिलहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, आप न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे, दोबारा भी हाजिर होंगे, मजीद मेहमान भी होंगे, नए गेस्ट भी होंगे हमारे साथ और मजीद जो हालात हैं वहाँ के उनसे हम आपको आगाह करेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।